तो 24 के चुनाव का रिकैप इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ब्रेक में जाने के पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आपको बताएंगे। हमने मुद्दों की बात की, बयानों की बात की, हाई प्रोफाइल सीटों की बात की, हम बड़े चेहरे भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि प्रचार किस तरह से किया गया और उसके आंकड़े क्या सामने आए। देश में 18वीं लोकसभा का मतदान खत्म हो चुका है और अब हर किसी की नजर 4 जून पर टिकी है। 4 जून को यह सामने आ जाएगा कि जनादेश किस ओर है, कौन आया है नंबर 1 और किसे नंबर 2 से संतोष करना पड़ेगा। सत्ता की दौड़ में कौन आया नंबर 1 ये तो 3 दिन बाद मालूम चलेगा, सबसे पहले IBC 24 पर। लेकिन उसकी पहली झलक जरूर आज नजर आने वाली है। 16 मार्च को चुनाव आयोग के इलेक्शन डेट के ऐलान करने के बाद लगभग 2 महीने चले प्रचार से सैकड़ों रैली, रोड शो और सभाओं के साथ कौन है नंबर 1 में और 2 सियासी धुरंधरों के बीच आखिर ये फासला कितना था। आइए आपको कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े बताते हैं। 2024 में कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने अपनी पार्टी को जिताने के लिए धुआंधार प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ के साथ ही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और जेपी नड्डा समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी प्रचार में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़ी बड़ी रैलियां, सभाएं और रोड शो के जरिए ऐसा समा बांधा गया कि 140 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव जीवंत हो उठा। बात अगर स्टार प्रचारकों की रैली और सभाओं की करें तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 206 रैलियां और रोड शो किए, कुल मिला के 206। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया। वहीं मोदी के बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी धुआंधार प्रचार किया और लगभग 200 चुनावी सभाएं, रैलियां और रोड शो उन्होंने भी किए। जबकि पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारक अमित शाह ने 188 रैलियां और रोड शो के जरिए बीजेपी के प्रचार को पूरी धार दी है। शाह ने पूरे चुनाव में हवाई और सड़क मार्ग से 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 87 रैलियां की हैं। वहीं 23 राज्यों की और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को उन्होंने अपने इस चुनावी इवेंट में कवर किया। वहीं अगर बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो इस चुनाव में 101 चुनावी इवेंट उन्होंने भी किए हैं। इसमें 94 रैलियां शामिल हैं, तो वहीं 7 रोड शो भी शामिल है। और अब बात करते हैं इंडी गठबंधन की। सबसे पहले इस गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुल 107 रैलियां और रोड शो किए। इस आंकड़े की अगर तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले ये लगभग आधे हैं। वहीं राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा में अपनी बहन प्रियंका गांधी से भी कम प्रचार किया है, क्योंकि प्रियंका गांधी भले ही चुनाव नहीं लड़ी, मगर प्रचार में उन्होंने अपना पूरा दम दिखाया और कुल 108 से ज्यादा रैलियां और रोड शो उन्होंने किया। इसके अलावा 100 के आसपास मीडिया बाइट्स और इंटरव्यू भी उन्होंने दिए हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस के बड़े चेहरे अध्यक्ष यानी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस के प्रचार में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां की, 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 50 से ज्यादा इंटरव्यूज भी दिए। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुल 69 रैलियां और 4 रोड शो भी किए। इसी तरह से बाकी के लोगों ने भी बहुत प्रचार किया और ये प्रचार का आंकड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। स्टार जैन इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली से वो तमाम अपडेट्स भी 4 जून को सबसे पहले सबसे सटीक देने वाले हैं। लेकिन स्टार, आज आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से ये जो आंकड़ा सामने आया है, एक तरफ एनडीए के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने 206 रैलियां, रोड शो किए हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के बड़े चेहरे या फिर कह लें कि कांग्रेस का सबसे अहम चेहरा राहुल गांधी जिन्होंने लगभग आधे ही सभाएं और रोड शो किए। ये जो आंकड़े में डिसबैलेंस है, क्या लगता है आपको, ये इंडी गठबंधन का, ये कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर उन्होंने पहले ही किसी तरह से हार मान ली थी कि उन्हें जरूरत ही नहीं है प्रचार के? देखिए, बीजेपी की शुरुआत करें तो शुरू से ही जब से चुनाव की घोषणा हुई उसके पहले से अब की बार 400 पार का नारा लेके बीजेपी चल रही है और 400 पार का नारा बहुत बड़ा फिगर होता है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम चेहरे, सबसे पहले यदि सबसे बड़े स्टार चेहरे की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नीचे के भी जो कार्यकर्ता हैं, सब ने जी तोड़ मेहनत की और 400 फिगर को लेकर ही उन्होंने रणनीति बनाई और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रोड शो और सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हमने ये भी देखा कि एक दिन में 4 सभाएं और कई रोड शो उन्होंने किया है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बात करें तो वो 400 फिगर की बात नहीं कर रही थी, लेकिन वो ये दावे कर रही थी कि इस बार
बार सरकार इंडी गठबंधन की बन रही है। और सीट को क्योंकि बीजेपी ज्यादातर सीटों में लड़ रही है और इंडी गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो चाहे कांग्रेस सबसे बड़ा उसमें दल है, तो वो सीट शेयरिंग के हिसाब से ही परफॉर्मेंस किए हैं और उसके हिसाब से ही उन्होंने रणनीति बनाकर प्रचार प्रसार किया है। बीच बीच में जरूर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि उनके अकाउंट फ्रीज किए गए थे, वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए हेलीकॉप्टर्स या दूसरी चीजें नहीं ले पा रहे, जिससे उनके स्टार प्रचारक है प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। तो ये उनके बहाने थे, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि एक प्रकार से बड़ा रोचक चुनाव हुआ है, क्योंकि बीजेपी जो ये मान रही है कि सरकार तो उनकी बन रही है, लेकिन 400 पार के साथ वो नारे लेकर चल रही है, जबकि इंडी गठबंधन का साफ दावा है कि बीजेपी की कहीं कोई लहर नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि आज जो इंडी गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद एक फिगर निकल के आया है कि इंडी गठबंधन 295 सीट लेके साथ सरकार बना रही है। तो अब इसमें देखना होगा, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा होता है 272 का होता है, तो गठबंधन की सरकार है कितने दिन ये टिक पाती है, ये भी एक बड़ा फिगर होगा और इस पर भी देखना होगा। लेकिन जहां तक आपने बात की कि प्रचार प्रसार की स्ट्रेटेजी की, तो नो डाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट फुट पर आकर, इसके पहले भी 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पर भी उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। और ये चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रकार से कहा जा सकता है, देश का लोकतंत्र है, सबसे बड़ा चुनाव है, और यही वजह है कि पूरे चुनाव की कमान उन्होंने संभाल रखी थी। निश्चित तौर पर स्टार, और अब तो प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। ये जो प्रचार का आंकड़ा हम बता रहे थे, ये सिर्फ ये बता रहे थे कि कितना दमखम और कितने तेजी के साथ यहाँ पे प्रचार किया गया, लेकिन प्रचार का रिजल्ट क्या होता है ये तो 4 जून को आएगा। और कहना गलत नहीं होगा कि सबसे सटीक और सबसे पहले IBC 24 इसे आप तक पहुंचाएगा। चलिए, इन सबके बीच में वर्णित गुप्ता भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के ब्यूरो हेड है हमारे साथ में, और चूंकि आज वाराणसी में मौजूद हैं, वाराणसी में चूंकि आज मतदान है और देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, बड़ी सीट। और वर्णित, आपसे एक तो ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि अब करीब 6 बजने को हैं और वोटिंग भी खत्म होने वाली है, आज दिन भर आपने यहां पर क्या देखा, एक बार दर्शकों से ये भी बताइएगा। और दूसरा, जिन मुद्दों का हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, हमने 5 महत्वपूर्ण मुद्दे बताए, 80 सीटें, सबसे ज्यादा चरण यहां पर, चूंकि 7 चरणों में वोटिंग हुई, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वोटिंग हुई, कौन से मुद्दे उत्तर प्रदेश में हावी रहे, दोनों मुद्दे पर बात रखिएगा वर्णित। देखिए, सबसे पहले तो जो अभी तक वोटिंग है, आखिरी चरण चल रहा है और लगभग 10 मिनट के बाद ये चरण भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो 7 चरण की जो वोटिंग्स हुई है, हर चरण में अलग अलग स्ट्रैटेजी जो है, दोनों ही विपक्ष और पक्ष ने जो है अलग अलग स्ट्रैटेजी को अपनाया। हर चरण के हिसाब से जो है अलग अलग मुद्दे थे, उनको ध्यान में रखा गया। जैसे पश्चिम में किसानों का मुद्दा था, MSP मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, वो जैसे जैसे जो है सेंट्रल यूपी की तरफ आया, या कहा जाए अवध के क्षेत्र में आया, तब वो हिंदुत्व का मुद्दा भी जो है गहराने लगा, उसके ऊपर बात होने लगी, मंगलसूत्र पे बात होने लगी, और भी बहुत सारे मुद्दे जो है उन पे जो है चर्चा की जा रही थी। PDM और PDA जो है उसके ऊपर चर्चा की जा रही थी। कास्ट सेंसस के ऊपर जो है घेरा जा रहा था। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेके जो है दोनों ही पार्टीज जो है एक दूसरे के ऊपर जो है हमलावर रही है। और खास तौर पे नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ रिकॉर्ड रैलियां यहां उत्तर प्रदेश में की है, और लगातार 7 चरण में एक बहुत ही लंबा चुनाव प्रचार जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं दमखम पूरा लगाया गया है। राहुल गांधी की तरफ से भी दमखम लगाया गया है, और अखिलेश यादव जो कि यूपी में इंडी गठबंधन का एक बड़ा चेहरा है। आप राहुल गांधी को नेशनल लेवल पे जरूर लीडर बता सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है इन सीटों पे जो है चुनाव लड़ा है। और अखिलेश यादव ने पूरा दमखम लगाया, उनके पूरे परिवार ने, यादव क्लैन जिसे कहा जाता है, वहां ने उन लोगों ने भी पूरा दमखम लगाया। परिवार के भी लोगों ने अलग अलग महत्वपूर्ण जो कहा जाए समाजवादी की गढ़ कही जाती है, उन सीटों को बचाने की पूरी भरपूर कोशिश की गई है। और हमने ये भी देखा किस तरीके से अखिलेश यादव खुद कन्नौज से जो है वो चुनाव लड़ने के लिए उतर गए और एकदम वो एग्जाम्पल जो है सेट कर रहे थे। फिर हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने सरप्राइज किया, अमेठी नहीं लेकिन रायबरेली को चुना, और सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से जिस तरीके से तो यूपी की ये सब हलचल हो रही थी वर्णित, लेकिन दरअसल इसका चर्चा पूरे देश में हुआ।
जैसा हितेश हमने भी देखा और सरकार में हम लगातार प्रतिदिन बताते थे कि जो पैंतरेबाजी हुई है, जो अंतिम मोमेंट तक रायबरेली अमेठी के बीच में खेल चला है, उस पर पूरे देश में कमेंटबाजी हुई है, पूरे देश में इसमें चर्चा हुआ है। चलिए आपको यह भी बता दें, कांग्रेस के नेता इस वक्त का एक अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट लिखा है, निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरह खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक बताते हैं, अस्वीकार्य बताते हैं। याद रखिए, लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। वो लिख रहे हैं, जून 4 को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह व भाजपा सत्ता से बाहर होंगे और इंडिया जनबंधन विजयी होगा। वे लिख रहे हैं, और अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वे निगरानी में हैं। ये लिखा है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने। तो चिंता के साथ चेतावनी भी, चिंता इस बात की कि कहीं कहीं जैसा कि लगातार कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही है कि क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है या इन अधिकारियों को डराकर धमकाकर या दबाव बनाकर परिणामों को बदला जा सकता है। तो ये चिंता, और दूसरी चेतावनी ये कि इस तरह के काम ना करें, और परिणाम जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ में आ रहा, बल्कि गठबंधन को जनबंधन वो कह रहे हैं। बिल्कुल, और एक बड़ी बात की, और एक चीज और एक और अपडेट मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 सीटों का अब से कुछ देर पहले अपने घटक दलों के बड़े नेताओं के फीडबैक के आधार पर दावा किया जीत का, कि 295 प्लस हम ला रहे हैं कम से कम। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 290 बाद उनके पास मतलब रिपोर्ट आ गई है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आज अब उनको 2-3 दिन कह लेने दो ना, इसके बाद क्या कहेंगे मैं बता देता हूँ। ईवीएम में गड़बड़ हो गई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिला के 400 पार और अकेले बीजेपी 370। देखिए, समय बड़ा कम है, लेकिन अंतिम में क्लाइमेक्स होता है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, 1 साल लग गया था ये जानने में ना, तो क्लाइमेक्स मैं ही आपको बताऊंगा। और क्लाइमेक्स ये है कि 2024 के बड़े चेहरे कौन कौन से रहे हैं। तो बड़े चेहरे कौन कौन से रहे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे बन के उभरे हैं। चूंकि 73 साल की उम्र में भी 206 रैली और 76 दिन लगातार प्रचार प्रसार, और उसके बाद राहुल गांधी का नंबर आता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसके बाद न्याय यात्रा, और फिर 107 से ज्यादा रैलियां, और फिर देश के निवर्तमान गृह मंत्री, जैसा कि जयराम रमेश कह रहे हैं, इस समय यही कहा जाएगा, तो अमित शाह, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में भले ममता बनर्जी हों, लेकिन अकेले लड़ते हुए दिख रही हैं। और योगी आदित्यनाथ को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैलियां की, 12 राज्यों में गए, खूब जनसभाएं की। तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी किसी से कम नहीं रहे। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना, यही चुनौती नरेंद्र मोदी अपने लिए लगातार तय करते हैं और उसे हासिल करने में जुट जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने 543 सदस्यीय सदन में भारतीय जनता पार्टी को 282 और उसकी अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे आप एनडीए भी कहते हैं, 336 सीटों की शानदार जीत दिलाई। मोदी का जादू 2019 में दोबारा भी चला, भाजपा बढ़कर 303 सीटों और एनडीए 352 सीटों पर पहुंच गई। इस बार वे 2 शिखर चोटियों पर ऐतिहासिक चढ़ाई का दावा ठोक रहे हैं। कमतर चोटी कौन है? लगातार तीसरी बार पार्टी को अपने दम पर बहुमत दिलाकर जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करना, और असली एवरेस्ट शिखर 400 सीट लाकर राजीव गांधी के रिकॉर्ड की बराबरी करना। राजीव गांधी 414 सीट थी, ध्यान होगा आपका। यही वजह है कि इस बार नरेंद्र मोदी ने 2019 मतलब पिछली बार 145 रोड शो रैलियां की, इस बार 76 दिन में 206 से ज्यादा रैलियां और रोड शो की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर सबसे बड़े चेहरे की बात की जाए तो नो डाउट अबाउट इट वो पहले नंबर पर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो दूसरा बड़ा चेहरा कौन रहा है,
तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दूसरा बड़ा चेहरा राहुल गांधी, भले ही ये ना पता हो, ये तय ना हो कि दूसरी तरफ से अगर मान लीजिए जीत गया, कोई जीत गया, वो 295 के दावे कर रहे हैं, यानी 272 से ज्यादा, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी दूसरे बड़े नेता रहे हैं, चुनौती देते हुए वो दिखे हैं। पहले उन्होंने जैसे देखा कि इन 5 सालों में बहुत मेहनत की, पूरे भारत देश को नापने की कोशिश की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने नापने की कोशिश की, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट भी देखने को मिला। हालांकि विधानसभा चुनाव में उसका असर नहीं दिखा, राजस्थान बचा नहीं पाए, छत्तीसगढ़ बचा नहीं पाए, मध्य प्रदेश तो था ही नहीं, लेकिन उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ गई। तो राहुल गांधी दूसरी तरफ दूसरे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हुए हैं। तो सवाल यही है और इस बात का है कि इन दो बड़े चेहरों के बीच लड़ाई है पुनीत जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, यही दो फेसेस दिख रहे हैं। अगर क्षेत्रीय छत्रप की बात करें तो अखिलेश यादव आ जाते हैं, तेजस्वी आ जाते हैं, और सबसे बड़ी क्षेत्रीय छत्रप ममता बनर्जी आ जाती है, और एमके स्टालिन भी। वहां वो किला कभी भारतीय जनता पार्टी भेद नहीं पाई। चुका है लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं, आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। जैसा कि हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं कि 8 राज्यों की 57 सीटों पर यह 7वें चरण का मतदान था, जो कि संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी वोटिंग खत्म हो गई है, और अब सबको इंतजार है सिर्फ 4 जून का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। एनडीए वर्सेस इंडिया में इस बार किसकी जीत होती है, सबकी नजरें टिकी हुई है। और 6 बज गए हैं, जैसा कि टाइम था पूरा, सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान संपन्न हो चुके हैं 8 राज्यों की 57 सीटों पर। तो 7 चरण थे, और 7 चरण में जिस तरह से शंखनाद होने के बाद चरण दर चरण लगातार ये मतदान चलता रहा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और जनता ने इस यज्ञ में अपनी आहुति आज दे दी है, और अब 4 तारीख का इंतजार है जब नतीजे सबके सामने होंगे। बिल्कुल, और कुछ ऐसे राज्य रहे हैं जिनका हर एक चरण में कुछ न कुछ सीटों के ऊपर वोटिंग का दौर चला, और इनमें सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश शामिल रहा, नॉर्थ का ही बिहार शामिल रहा। तो आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, और वोटिंग खत्म होने के बाद की स्थितियां क्या हैं, इस वक्त के बड़े अपडेट क्या है, ये भी आपको हम देने वाले हैं। और इस वक्त वर्णित गुप्ता हमारे साथ में सहयोगी जुड़ गए। वर्णित, अब पूरा दिन अगर आप देखें तो देश की सबसे बड़ी सीट, अभी सबसे बड़े चेहरे के बारे में राहुल बता रहे थे, नो डाउट देश के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द पूरा 24 का चुनाव रहा। तो आप उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर बनाए रखे हैं। वक्त अब खत्म हो चुका है, सुबह दोपहर तक जो आपने आंकड़े बताए थे, उनसे शाम ढलते ढलते कितने चढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, अपडेट दीजिए। चलिए, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आजकल देखिए बड़ी कॉमन समस्या हो गई, कॉल ड्रॉप हो जाता है, आप कॉल लगाइए तो कॉल ड्रॉप हो जा रही है। तो ये टेक्नोलॉजी की समस्या है, पूरा देश जानता है। तो वर्णित से बात करेंगे। हाँ, ये बात तो सही पुनीत जी ने कही कि भाई कुछ राज्य ऐसे रहे जो हमेशा इंगेज रहे। उत्तर प्रदेश इंगेज रहा कि नहीं, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को आप देखते हैं लड़ती रही, झगड़ती रही, और आरोप पर आरोप आंकड़े आ गए। ओडिशा में 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है, और अगर बात करें चंडीगढ़ में तो यहां भी 62 से ऊपर मतदान हुआ है, तकरीबन आप 63 मान सकते हैं। झारखंड में 67.95 पूरा फिगर बताना चाहिए, तो झारखंड में जो वोटिंग का परसेंटेज है, और पंजाब में 55.20। ये उम्मीद ये है कि तकरीबन ये 5 बजे के आंकड़े होंगे, 6 बजे के आंकड़े तो फिगर्स आना बाकी है। क्योंकि अगर अच्छा वो 6:45 के पहले वो आंकड़े लगभग नामुमकिन है, प्रोसेस होता है, वो देखते हैं अधिकारियों के भेजते हैं। और राहुल, इस बार तो इन आंकड़ों को लेकर भी कई तरह की सियासत हुई है, क्योंकि कई दिन तक फाइनल फिगर्स जब सामने आए तो उस पर डिबेट भी हुई, और आपत्ति भी दर्ज कराई गई विपक्ष की तरफ से कि आखिर 3-3, 4-4, 5-5 दिन बाद भी ये फाइनल फिगर्स आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो फिगर, जैसा कि अभी राहुल बता रहे थे कि 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं, फाइनल फिगर्स आज जो हैं वो अभी औपचारिक रूप से जारी होंगे। तो 5 बजे तक के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में वोटिंग प्रतिशत आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अभी का अपडेट, और सबसे बड़ी खबर, 7 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 7 चरणों की वोटिंग संपन्न होने के बाद की क्या स्थितियां हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। वर्णित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बताएं, आप अपडेट दें, वोटिंग प्रतिशत को लेकर सम अप करें, पूरे दिन को कैसा रहा है, क्या वोटिंग प्रतिशत में और सुधार की उम्मीद है?
चूंकि अभी भी उनका फ्रेम कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन फिलहाल देखिए पंजाब में 55.20% वोटिंग हुई है और पश्चिम बंगाल में भी कमोबेश स्थिति देखिए गजब की रही है। बिल्कुल वर्णित, हम क्या आपको सुन पाएंगे, आप हमें बता पाएंगे वहां से अपडेट? हाँ जी, जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार अब तक 5 बजे तक जो है करीब 54% जो है वोटिंग हुई है। सातवें चरण की 13। वर्णित, हम आपसे अभी फोन के थ्रू बात कर रहे हैं, अगर संभव हो तो फोन अपने पास रखिएगा, फोन से बात कीजिएगा। वर्णित, हेलो जी बोलिए वर्णित। हेलो वर्णित, पूरा देश आपको सुन रहा है, हेलो के बजाय आप बोलना शुरू कर दीजिए ना, जो भी आपके पास जानकारी हो। चलिए, संपर्क हमारा उनसे कट गया। फिलहाल हम पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो वोटिंग प्रतिशत है वो आपको दिखा रहे हैं। नवीन का रुख कर सकते हैं। नवीन हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नवीन, 7 चरण संपन्न हो गए हैं। देश में सबसे लंबे चुनाव के दौर के बीच में, बदलते मुद्दों के बीच में अब है 4 तारीख का इंतजार। कुछ देर बाद हम दिखाएंगे रुझानों की तस्वीर। फिलहाल इस पूरे चुनाव में जो आपने महसूस किया, आप राजधानी में है, सबसे ज्यादा तपिश वही है। एक और अपडेट मिला कि सीधे तौर पर चेतावनी भी दी जा रही है, एक तरह से धमकी भी है अधिकारियों के लिए जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से। माहौल को आप कैसे देख रहे हैं इस अंतिम दौर के अंतिम घंटे में? देखिए पुनीत, कांग्रेस ने मैदान कहीं छोड़ा नहीं है। 7 चरण के चुनाव हो चुके हैं और आखिरी चरण में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस के साथ, अपने सहयोगी दलों के साथ पूरी ताकत लगाई है। और आज अब से कुछ देर पहले जो इंडियन अलायंस की बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर, यहाँ भी कांग्रेस ने अपनी ताकत का एहसास एक दूसरे के सामने करवाया है और ये कहा है कि 4 जून तक किसी भी तरीके से मैदान छोड़ना नहीं है। 4 जून को कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दलों को इस बात की शंका है, इस बात का ये भी कह सकते हैं कि डर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि जो 400 पार के बीजेपी का नारा था वो हवा हो गया है और बीजेपी अब 300-250 के भीतर सिमट के रह जाएगी, इसलिए अब सरकार बनाना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा आसान हो चला है। इसलिए कहीं भी लूज नहीं करना है, कहीं भी मौका नहीं छोड़ना है। सारे सहयोगी दलों को आज कांग्रेस ने एक साथ बैठकर यहाँ पर उनको टाइट किया है और कहा है कि 4 जून को किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको एक साथ मिलकर चुनाव आयोग के संज्ञान में लाएं और साथ ही साथ अगर चुनाव आयोग की तरफ से सुनवाई नहीं होती तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। तो पुनीत, तेवर साफ कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम जो सहयोगी सदस्य हैं गठबंधन के, कि कहीं भी वॉकओवर देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये लास्ट मौका है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल जानते हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोका तो कांग्रेस पार्टी के लिए और सहयोगी दलों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। चूँकि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट का दौर है कि वो कैसे सर्वाइव करेगी। बूथ पर कांग्रेस पार्टी का वर्कर बचा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। नेता बड़े बड़े जो भारत सरकार में मंत्री रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकारें थी या इंदिरा गांधी के साथ जिन लोगों ने काम किया, तमाम ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस जानती है कि ये चुनाव संजीवनी का काम करेगी। अगर इस चुनाव में पार्टी ने माइलेज लिया और सरकार बनाई तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रह पाएगी, कांग्रेस पार्टी इस देश में सर्वाइव कर पाएगी। और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी अंतिम वक्त तक अपना पूरा जोर लगा रही है। ये एक अच्छी स्पिरिट हो सकती है। हालांकि जो राहुल ने कहा था वो भी काफी हद तक सही है कि इस पूरे दौर में ये कई बार कंफ्यूज पार्टी भी नजर आई है। जैसे कल तक ये कहना कि हम डिबेट में शामिल नहीं होंगे, फिर आज कहना कि हम एग्जिट पोल के डिबेट्स में शामिल होंगे। इसे लोग इस तरीके से भी देखेंगे जैसा राहुल भी बता रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी विभिन्न घटकों के साथ मिलकर वक्त वक्त पर पूरा जोर लगाती नजर आई है, जिसमें एक दावा भी माना जा सकता है। तो ये भी हम मान सकते हैं कि एक बड़ा अपडेट हमको
ये भी मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने और तमाम गठबंधन के घटकों ने मिलकर अपने लिए एक सरकार की तस्वीर बनाई है, लेकिन क्या वो एक्चुअल तस्वीर से मैच करती रहा, ये देखना होगा। पुनीत जी, ये भी कि उत्तर प्रदेश का अगर वोट परसेंट की बात की जाए तो 5 बजे तक 54% ही हुआ है। और वर्णित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्णित, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये वोट परसेंट किस तरफ इशारा कर रहा है? थोड़ा अपने दर्शकों को आप ये भी समझाइए। 2019 की अगर कंपैरिजन की बात की जाए, अब देखिए पूरे ही चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो ओवरऑल वोट परसेंट किस तरफ इशारा कर रहा है उत्तर प्रदेश का? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में हम सब जानते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, देश की सत्ता में वही विराजमान होगा। या निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश एक एक्स फैक्टर है इस आम चुनाव में, और हमेशा से ही उत्तर प्रदेश जो है लगातार प्रधानमंत्री जो है वो इस देश को देता हुआ आया है। कहीं ना कहीं जो आज जिस तरीके से 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, एक एवरेज निकला है 54% वोटिंग जो हुई है। वाराणसी में भी लगभग 54% जो है वोटिंग हुई है, और सबसे ज़्यादा महाराजगंज में 58% जो है वो वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं ये वोटिंग जो परसेंटेज जो है जो कि कम है पिछली बार के मुकाबले। गर्मी बहुत ज़्यादा है, नौतपा जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है कम घर से बाहर निकल रहे हैं। कई जगहों पे कैजुअलिटीज़ जो हैं वो सामने आई हैं बिकॉज ऑफ ये जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग गश खा के गिर रहे हैं और लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो है तैयारियां की गई हैं, प्रशासन के द्वारा की गई थी भी। आज भी हमने देखा और हमने उसका जायज़ा भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो तैयारियां जो है नाकाफ़ी हैं, और लोग जो हैं वो धीमे धीमे मतलब 10 बजे के बाद से और 3-4 बजे तक जो है लोग कम जो है आते हैं मतदान स्टेशन पे, वहाँ पे मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे, और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं पोलिंग परसेंटेज पे इम्पैक्ट पड़ता है। रही बात इसका क्या जो है असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पे या फिर इंडी गठबंधन पे, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि इंडी गठबंधन लगातार बोल रही है कि ये जो वोट कम पड़ रहे हैं उससे उनको जो है फायदा हो रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गारंटीज की बात कर रही है, मोदी की गारंटी की बात कर रही है, उससे लोग जो है जोड़ नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके जो कोर वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आ रहे हैं और वो वोट कर रहे हैं। हालांकि हमारे एग्जिट पोल में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक दिशा ज़रूर मिलेगी और पता चलेगा कि किस ओर ये चुनाव जो है वो जा रहा है, लेकिन कुल मिला के अभी कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टक्कर जो है वो बड़े कांटे की रही है। लास्ट के 2 चरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पूर्वांचल बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है, और उसकी वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चाहे सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार हो बनाने में सफल रही है। जो MY फैक्टर रहता था समाजवादी पार्टी का, बिल्कुल वर्णित, जिस तरह से आपने ये भी बताया कि वोटिंग परसेंट में जो गिरावट नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से भी नजर आ रही है। स्टार जैन भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्टार, चरण दर चरण अब 7 चरणों के चुनाव पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। जनादेश जो है वो EVM में कैद हो चुका है, लेकिन जो वोटिंग परसेंट इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने निकल कर आया है, पिछली बार की तुलना में अगर बात करें तो काफी कम ये नजर आया है। हर बार ये उम्मीद जताई गई कि हो सकता है पिछले चुनाव से इस चरण में जो है वो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट बढ़ेगा, लेकिन वोटिंग परसेंट बढ़ा नहीं। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये एक बड़ी चिंता की स्थिति है, चिंता का विषय है, क्योंकि देखा जाए तो निर्वाचन आयोग लगातार कई सारे प्रयोग किया है। उसने न सिर्फ प्रयोग किया है बल्कि राशि भी खर्च की, फंड भी अच्छा खासा खर्च किया गया इस लिए कि वोटिंग परसेंट बढ़ सके। जहाँ मतदान केंद्र नहीं थे वहाँ तक मतदान केंद्र नए खोले गए, समय भी बढ़ाया गया है, तमाम चीज़ें की गई, लेकिन उसके बावजूद वोटिंग परसेंट कहीं कम हुआ है। तो एक बड़ी चिंता की स्थिति है। इसका एक वजह ये माना जा सकता है कि जो समय है चुनाव का, वो एक तो गर्मी इस समय बहुत पड़ी है, बहुत से लोग छुट्टियों में बाहर जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पे निर्वाचन आयोग को अब विचार करना होगा कि अगला जब लोकसभा चुनाव या फिर दूसरे चुनाव हुए तो इन चीज़ों को फैक्टर में ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारा जब वोटिंग ही नहीं हो पाया, कई जगह 50% वोटिंग हुई, कई जगह 60% वोटिंग हुई, तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। वो कारण समझना होगा कि वो क्यों नहीं दिया, और ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो सरकार जो चुनी जाएगी वो 65%, 70% या 60% लोगों के द्वारा ही चुनी जा रही है। और फेज वाइज देखा जाए तो पहले फेज में ज़रूर ये उम्मीद थी कि अच्छा वोटिंग होगी, लेकिन पहले फेज में भी जो प्रतिशत सामने आया था वो कम रहा था।
हर फेज में ये देखने को मिला है। और एक और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो वोटिंग परसेंट रहता है उसको जारी करने में निर्वाचन आयोग ने थोड़ा बिल्कुल स्टार, तो जिस तरह से आप ये भी कह रहे हैं, जैसे हमने भी कहा कि हर चरण में ये उम्मीद जताई गई कि शायद वोटिंग परसेंट बढ़ेगा, लेकिन पुनीत जी जैसे कि वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ा और हर बार के बाद जब हमने इसका आंकलन किया तो ये कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया फैक्टर कि गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। तो क्या वाकई में सिर्फ मौसम की वजह से लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं? देखिए, एक बड़ा फैक्टर इसमें मौसम, गर्मी हो सकती है। और खास तौर पर जब हम सरकार में बात करते हैं, हम और हितेश, तो हमने एनालिसिस भी किया है कि चरण दर चरण 9 तपा के आते आते जो 6वें 7वें चरण पहुंचे, इसमें वाकई इतनी गर्मी हो गई कि देश में मौत का सिलसिला दिखा। और सबसे लंबे चुनाव में से इसे काउंट करेंगे 7 चरणों के चुनाव हैं। लेकिन अब ये चुनाव संपन्न हो गए, वोट प्रतिशत सामने हैं। इन वोट प्रतिशतों के फाइनल आंकड़े जो शुरुआत के 6 चरण 7 उनके बारे में तो हम अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अनुमान अब रिजल्ट्स को लेकर भी लग रहा है कि ये जो प्रतिशत दिख रहा है वो किसके पक्ष में जाएगा। और जब अनुमान की बात हो तो रुझान बनते हैं, और रुझानों से सबसे बड़ी तस्वीर आज की देश की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की एग्जिट पोल के तौर पर सामने आने वाली है। IBC 24 आपको अब से ठीक 10 मिनट बाद ये एग्जिट पोल बताना शुरू कर देगा। शाम को 6:25 पर सबसे पहले आप IBC 24 पर देखेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश में रुझान किस तरफ है, तस्वीर कैसी हो सकती है सरकार की। आप लोगों ने बाहर निकलकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, उस आधार पर, आपके अपने फीडबैक के आधार के ऊपर किसे वोट किया जनता ने, इससे बनते रुझान क्या इशारा कर रहे हैं, ये आपसे कुछ ही देर बाद हम बताने वाले हैं। बिल्कुल, चूंकि 10 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब हम एग्जिट पोल का पहला नतीजा आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि टैली हमारी लगातार तैयार है, जहां पर अभी 0 नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये 0 अंकों में तब्दील होंगे और उसके बाद तस्वीर साफ होना शुरू होगी कि किस तरह का नतीजा 4 जून को आ सकता है। क्योंकि ये आकलन है और ये आकलन हम जनता के बीच में, वोटर्स के बीच में ही जाकर उनसे बातचीत के आधार पर, उनसे मिले फीडबैक के आधार पर तैयार करते हैं। और एक बड़े सैंपल साइज के साथ IBC 24 आपके सामने विश्वसनीयता के साथ में ये एग्जिट पोल रखने जा रहा है। और अब से कुछ मिनटों बाद ही पहला एग्जिट पोल का नतीजा आपके सामने होगा, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूरे देश में किस तरह की तस्वीर बन रही है ये आपके सामने हम रखेंगे। बिल्कुल, और क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे, उसका इंतजार तो हमें 4 जून को करना होगा। लेकिन अब तमाम सियासी दलों की धड़कनें भी जरूर बढ़ने वाली है कि सिर्फ अब 10 मिनट बचा हुआ है। महा एग्जिट पोल आप देखेंगे IBC 24 पर। और देखिए, आप जो स्क्रीन देख रहे हैं इसमें बाकायदा लेफ्ट साइड आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो रुझान है, आपको जैसे ही 6:30 बजेंगे एक एक करके तमाम सीट का पूरा समीकरण हम आपको समझाएंगे। दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ का भी देख रहे हैं, यहाँ पर 11 सीटों पर मतदान हुआ है और जैसे ही सबसे पहला रुझान आएगा, सबसे पहले आप IBC 24 पर देखेंगे बीजेपी को कितनी सीट्स मिल रही है, कांग्रेस को कितनी मिल रही है। ये रुझान है, एग्जिट पोल है, और क्या अन्य दलों ने भी दमखम दिखाया है वो भी आपको इन टैली के जरिए दिखेगा। और नीचे आप देखेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए की जो फाइट है वो 543 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है, एग्जिट पोल के जरिए IBC 24 पर सबसे पहले सबसे तेज एग्जिट पोल आप यहां पर देखेंगे। बस तो आप ये टेलीविजन स्क्रीन देख लीजिए जिस पर हम 5 साथी आपको अभी पूरा एक रिकैप दे चुके हैं कि चुनाव कैसे चले, कैसे हुए, संपन्न हो चुके हैं और अब बारी जनता के नतीजों के खुलकर सामने आने की। तो इसके लिए आपको IBC 24 के स्क्रीन की इन टैलीज को वॉच करना है। ये कुछ देर बाद आंकड़ों से आपको अपडेट देना शुरू कर देंगी। मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, एनडीए का, इंडिया का, हर किसी का आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी बन सकती है। फिलहाल वोटिंग प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं और वोटिंग प्रतिशत पर क्या रुझान बनते हैं, ये प्रतिशत किसके हक में गया, इस पर भी रचना हमने काफी डिबेट की है। फिलहाल अब हम रुझान बता देंगे कुछ मिनटों के बाद। बिल्कुल, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 मिनट से भी कम समय, या फिर यूं कहें कि सिर्फ 5 मिनट का समय अब बचा है। और 5 मिनट के बाद आप जनादेश की पहली झलक देखने वाले हैं। पहली झलक एग्जिट पोल के तौर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी और सबसे पहले IBC 24 आप तक जनादेश
जनादेश की ये पहली झलक पहुंचाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि 4 जून को हम सबसे पहले आप तक जनादेश पहुंचाएंगे, उस दिन भी सुबह 5 बजे से ही लगातार हम आप सभी के साथ होंगे और ठीक विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव के भी सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे IBC 24 आप तक पहुंचाएगा। राहुल, आप क्या कहते हैं? आपको भी इंतजार है इस रुझान का? बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत कुछ जमीन पर जाकर देखा है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, 5 साल का ये रिजल्ट है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस को या दूसरे दलों का है। 5 साल के बाद रिजल्ट आता है, सबका सभी को इंतजार रहता है। और 76 से ज्यादा दिन जो आप लोग बोल रहे हैं, नौतपा और भीषण गर्मी के बावजूद सभी ने प्रचार किया है। तो जो उनके मुद्दे रहे हैं, जनता तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। एग्जिट पोल में आप देखिए, आप 2004 से आंकड़े उठा लीजिए तो बहुत गलत साबित नहीं हुए हैं। लोग भले नकार दें, आसपास रहते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहते, 20-30 सीटों का फर्क रह जाता है, लेकिन होते वैसे हैं। जो हमारा पोल आएगा 4 तारीख को, पोल क्या आएगा जब एग्जैक्ट पोल होगा, चलिए तो कुल मिलाकर सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ सबसे सटीक रुझान आने वाले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हम और फिर इस टैली पर फटाफट जो नंबर भरेंगे, देखेंगे जनता ने किसे खटाखट चुन लिया है, ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये खटाखट फटाफट ये भी बड़ा सुर्खियों में रहा है। तो बस आप इंतजार कीजिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी आ रहे हैं हम।